आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, वक्त की पटरी पर दौड़ती हमारी तेज रफ्तार जिंदगी, सुबह से लेकर शाम तक हम इतने काम अंजाम देते हैं, इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अपनी सेहत से भी गाफिल हो जाते हैं। बस यही वो वक्त होता है जब किस्म किस्म की बीमारियां हम पर हावी हो जाती हैं। नाजरीन, आज एक ऐसे मर्ज की हम बात करेंगे जिसे हम अक्सर साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। ये मर्ज खास तौर से हमारी आंखों को और फेफड़ों को हद दर्जा मुतासर करता है। जी हाँ, सही समझा आपने, मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की। अगर WHO की माने तो ना सिर्फ मुल्क में बल्कि बैरून ममालिक में भी डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। नाज़रीन, तभी अक्सर एक्सपर्ट हमसे ये कहते हैं कि एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, खान पान अच्छा रखें, वर्जिश पर ध्यान दें ताकि आप सेहतमंद रह सकें। तो डायबिटीज़ के मर्ज से जुड़ी तमाम जानकारी हासिल करने के लिए आज भी हमने मधु किया है स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। उनसे हम जानेंगे कि अगर किसी इंसान को ये शुबा है कि उसे मुस्तकबिल में डायबिटीज़ होने का ख़तरा है तो कौन सी वो जो कदम है वो उठा सकता है, क्या एहतियात वो बरत सकता है। साथ ही अगर किसी को डायबिटीज़ का मर्ज है तो उसे क्या क्या एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत है। तो इन्हीं सभी मौज़ूआत पर हम तमाम जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपका तारुफ हम कराएं हमारे एक्सपर्ट से, चलिए नज़र डाल लेते हैं डायबिटीज़ के मर्ज पर मबनी इस खास रिपोर्ट पर। और साथ ही अगर आपके भी घर में कोई इस मर्ज से मुतासिर है या आप भी इससे जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर जो हमारे स्क्रीन पर बार बार फ्लैश हो रहा है। तो चलिए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे जिस्म में जब तक हर चीज एतदाल में पैदा होती है उस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रहते हैं, लेकिन जब इस अमल में कोई खलल या रुकावट पैदा होती है तो हमें बीमारी का खतरा लाहिक हो जाता है। इसी तरह हमारे जिस्म में इंसुलिन बनता है और जब इसके पैदा होने में बेएतदाली आ जाती है तो डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, जिसके बाद पैंक्रियाज में पैदा होने वाला हार्मोन इंसुलिन हमारे जिस्म के सेल्स को हिदायत देता है कि वो तवानाई के लिए ग्लूकोज को जज्ब करें। डायबिटीज उस वक्त होती है जब इंसुलिन मुनासिब मिकदार में पैदा नहीं होती या काम नहीं करती, जिसकी वजह से शक्कर हमारे खून में जमा होना शुरू हो जाती है। डायबिटीज की कई अकसाम हैं, लेकिन टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं। एक तहकीक के मुताबिक टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा ज्यादा रहता है। बहुत ज्यादा प्यास लगना, मामूल से ज्यादा पेशाब आना, खास तौर से रात के वक्त, थकान महसूस होना, वजन का कम होना, नजर धुंधली होना और जख्मों का न भरना डायबिटीज की अलामात में शामिल हैं। यहाँ ये जानना निहायत जरूरी है कि डायबिटीज का इंसानी जिस्म पर क्या असर होता है। खून में शुगर की ज्यादा मिकदार खून की रगों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर जिस्म में खून का बहाव ठीक नहीं होगा तो ये उन आज़ा तक नहीं पहुंच पाएगा जहां इसकी जरूरत होती है। इसकी वजह से आसाब को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है, जिसके सबब दर्द और एहसास खत्म हो जाता है, बीनाई जा सकती है और पैरों में इन्फेक्शन हो सकता है। WHO का कहना है कि नाबीनापन, गुर्दों के नाकारा होने, दिल के दौरे, फालिज और जख्म न भर पाने की वजह से पांव कटने की बड़ी वजह डायबिटीज ही है। शुगर की वजह से अक्सर लोग हाई ब्लड प्रेशर की जद में भी आ जाते हैं। गुर्दे खराब होने का खदशा बढ़ जाता है और दिल की बीमारी का खतरा भी रहता है। डायबिटीज जिंदगी भर रहने वाली एक तिब्बी हालत है और ये किसी को भी हो सकती है, लेकिन 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग इस बीमारी के तई ज्यादा बेदार और चौकन्ना रहें। वो अफराद खास तौर से ज्यादा बेदार रहें जिनके कुनबे में पहले से किसी को डायबिटीज हो। ज़ियाबीतस या डायबिटीज का ज्यादातर इन्हिसार जेनेटिक और माहौलियाती अवामिल पर होता है, लेकिन हम सेहतमंद ग़िज़ा और चुस्त तर्ज जिंदगी से अपने खून में शुगर को मुनासिब सतह पर रख सकते हैं। प्रोसेस किए गए मीठे खानों और मशरूबात से परहेज और खालिस आटे का इस्तेमाल पहला मरहला है। सेहतमंद ग़िज़ाओं में सब्जियां, फल, बीज और अनाज शामिल हैं।
ये जरूरी है कि वक्फे वक्फे से खाया जाए और भूख मिटने पर हाथ रोक लिया जाए। जिस्मानी वर्जिश भी खून में शुगर के तनासुब को कम करने में मदद देती है। माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में कम से कम 2.5 घंटे वर्जिश करना निहायत फायदेमंद है। जिस्म का सेहतमंद हद तक वजन शुगर लेवल को कम रखने में मदद देता है, यानी वजन को कंट्रोल में रखना चाहिए। ये भी अहम है कि तंबाकू नोशी न की जाए और कोलेस्ट्रॉल को भी कम ही रखा जाए ताकि दिल की बीमारी का खतरा कम हो। कुल मिलाकर ये सभी एहतियाती तदाबीर डायबिटीज से बचाव में मदद के साथ साथ शुगर हो जाने की सूरत में भी एक बेहतर जिंदगी गुजारने में ताउन करती हैं। लिहाजा इन पर अमल हमारे लिए ही मुफीद है। तो देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से डायबिटीज़ का मर्ज़ इंसानी जिस्म को हद दर्जा मुतासिर करता है। ख़ास तौर से अगर हम किडनी की बात करें और बीनाई की बात करें तो ये कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है इनके लिए। तो चलिए और ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट का और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ नाजरीन, हम आपका अपने एक्सपर्ट से तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम में जो कि डायबिटीज़ के ऊपर बात की जाएगी, किस तरह से डायबिटीज़ हमारी बॉडी को अफेक्ट करती है, अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, और किस तरह से हमारी अलग अलग ऑर्गन की तरफ वो जाती है और उसे मुतासिर करती है। इन्हीं सभी बातों पर आज करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे ये पैनल्स। आपका उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यशदीप गुप्ता। डॉक्टर यशदीप गुप्ता एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप महाजन। डॉक्टर संदीप महाजन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी, एम्स नई दिल्ली में। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रोहन चावला जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं आरपी सेंटर नई दिल्ली, एम्स में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। प्रोग्राम आज डायबिटीज़ पर बात हो रही है। डॉक्टर यशदीप, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, किस तरह से डायबिटीज़ हमारे जिस्म पर हावी होती है, डायबिटीज़ है क्या, और बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक जाती है, उसे मुतासिर करती है, इसके बारे में आप बताइए हमारे प्रोग्राम देखने वालों को। बेसिकली डायबिटीज़ जब हम कहते हैं कि एक ग्लूकोज लेवल शरीर में एक मात्रा से अधिक हो जाता है जी, तब उसे हम बोलते हैं कि जो आदमी को डायबिटीज़ हो गया है। तो वो मात्रा क्या है, जैसे खाली पेट का शुगर है 100 से नीचे रहता है तो वो नॉर्मल है, 100 से 125 के करीब रहता है तो हम उसको बोल देते हैं जैसे प्री डायबिटीज स्टेज। ओके। एंड 126 या उससे ऊपर चला जाता है तो उसको हम डायबिटीज स्टेज बोल देते हैं। ऐसी A1C करके एक टेस्ट होता है जिसका वैल्यू 6.5 या उससे ऊपर रहता है तो उसको हम डायबिटीज बोलते हैं। ओके। जब शुगर शरीर में अधिक मात्रा में हो जाता है तो वो शरीर के छोटी नसें और बड़ी नसों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। ओके। जब हम छोटी नसों की बात करते हैं तो वो सीधा आइज को, किडनीज को, पैरों की नसें को, जिसको हम जैसे डायबिटिक फुट अफेक्ट होता है उस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। राइट। जब बड़ी नसों की बात करते हैं तो जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं या द्रंग की शिकायत है, उस तरह के इश्यूज आते हैं डायबिटीज में। जी जी। सो इस तरह से ये डायबिटीज बेसिकली खुद सिम्टम्स भी क्रिएट करता है और आगे डैमेज करके उनके थ्रू भी अलग से सिम्टम्स क्रिएट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहीं पर आप ये बताइए कि पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ हद बढ़ती जा रही है। हर तीसरा आदमी डायबिटीज़ का मरीज़ है। हमारे आसपास के लोग जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये डायबिटीज़ के मरीज़ निकल जाएंगे टेस्ट कराने पर, वो डायबिटिक नज़र आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? कम एज में भी देखा जा रहा है। इसमें डायबिटीज़ का जो बढ़ता रुझान है उसके कई प्रमुख कारण ये है कि जो हमारा खान पीन है वो काफ़ी हद तक शिफ्ट हो गया है जी। मतलब पहले हमारा खान पीन बहुत सीधा, जो हम डायबिटिक डाइट पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं वो लोगों की रूटीन डाइट होती थी। जी जी। एक्टिविटी की बात करें तो लोगों का पैदल चलना, साइकिल चलाना, मतलब 15 से 20 किलोमीटर उनके लिए आम बात थी। जी जी। जो अभी क्या हो गया है कि खाना पीना बहुत बदल गया है। हमारा फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ काफ़ी रुझान हो गया है जी। हमारा जो पोर्शन साइज है, इनटेक है, वो काफ़ी बढ़ गया है जी। जो एक्टिविटी है वो काफ़ी कम हो गई है जी। यातायात के लिए हम कारें, स्कूटर्स, मेट्रोस ये ज्यादा यूज करते हैं तो पैदल जो चलना है बहुत कम हो गया। लाइफस्टाइल, आम लफ्जों में हम बात करें कि आराम की तरफ हम लोग जो जा रहे हैं, ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ी वजह है जी। डॉक्टर महाजन, अगर हम आपकी तरफ आए और ये पूछे कि किडनी जो है वैसे भी हमारे जिस्म का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा मानी गई है, तो डायबिटीज़ का नॉर्मल होना किडनी के लिए कितना ज़रूरी है और ये किडनी पर इतना असर क्यों डालती है? देखिए, अगर हम
औसतन देखें तो हमारी क्लिनिक में जो मरीज गुर्दा फेलियर की वजह से आते हैं, गुर्दा खराब होने की वजह से आते हैं, तकरीबन 40 से 50%, मानिए आप आधे से ज़्यादा लोग जिनका गुर्दा खराब हुआ होता है वो शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की वजह से हुआ होता है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी समस्या बन गया है। तकरीबन 1/3 लोगों का जिनको डायबिटीज़ है उनका गुर्दा खराब होने का खतरा रहता है। ऐसा नहीं कि हर एक को होता है, बट जैसे मैंने बताया ये 1/3 नंबर ही इतना ज़्यादा है कि अपने आप में ये सबसे बड़ा कारण है गुर्दा खराब होने का। कारण जिस वजह से गुर्दा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है डायबिटीज़ में वो ये है कि गुर्दा अपने आप में और कुछ नहीं, नसों का गुच्छा है जी। क्योंकि उसमें इतने सारे नसें हैं, इतने सारी ब्लड वेसल्स हैं। तो जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि डायबिटीज़ ब्लड वेसल्स को पहले इन्वॉल्व करता है और इसकी वजह से किडनी इन्वॉल्वमेंट डायबिटीज़ में काफ़ी देखी जाती है और काफ़ी बड़ी गंभीर समस्या बन सकता है। शुरू में स्टेजेस में जैसे किडनी का काम ठीक रहता है बट किडनी काम ज़्यादा करती है और प्रोटीन लीकेज चालू हो जाता है, और बाद की स्टेजेस में किडनी धीरे धीरे उसका काम करना समय के साथ और कम होता रहता है और आखिर में डायलिसिस या ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है। ओके ओके। अब यानी कि अगर प्रोटीन जा रहा है यूरिन में तो ये शुरुआती प्रॉब्लम है एक तरह से किडनी की। बिल्कुल। डायबिटीज की वजह से डॉक्टर साहब या किसी और प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकती है प्रोटीन का लीक होना? प्रोटीन लीक होना अपने आप में किडनी के रास्ते बहुत सारी बीमारियों का संकेत हो सकता है, बट डायबिटीज में खासकर जी ये सबसे पहला संकेत यही मिलता है। पहला संकेत है, बहुत अच्छी बात आपने बताया। डायबिटीज में जब अगर हम पेशाब की मात्रा चेक करें, उसमें एल्ब्यूमिन की मात्रा चेक करें तो वो सबसे पहले बढ़ती है, जो हमें संकेत बता सकती है कि अब किडनी का इन्वॉल्व होना या किडनी पे डैमेज होना स्टार्ट हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइए पता कैसे चले पेशेंट को कि हमारा प्रोटीन लीक हो रहा है? आप इसमें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सिवाय टेस्ट के और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि जिस मात्रा में प्रोटीन जाता है वो तो रूटीन टेस्ट में भी नहीं आता। स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया एल्ब्यूमिन की मात्रा जी। तो एल्ब्यूमिन की मात्रा यूरिन में चेक करनी पड़ती है जो हमें बताती है कि हाँ अब ये किडनी इन्वॉल्व हो गई है अर्ली स्टेजेस में जी। लेट स्टेजेस में तो बहुत सारे और सिम्टम्स मिल जाएंगे, पेशाब में झाग जाने लग जाएगी जो संकेत देती है कि प्रोटीन बहुत ज्यादा पेशाब में जा रहा है जी। वो बहुत लेट स्टेजेस में है। तब तक हम बहुत ज्यादा मदद भी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर हम जल्दी पकड़ना चाहते हैं और मरीज की मदद करना चाहते हैं तो हमें उस स्टेज में पकड़ना है जब बहुत थोड़ी मात्रा में प्रोटीन जा रहा है, जिसके लिए हमें स्पेशल माइक्रो एल्ब्यूमिन या एल्ब्यूमिन का टेस्ट कराना होता है। ओके ओके ओके। जी, मतलब बॉडी कोई ना कोई हमें एक संकेत देती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि तभी हम इस मर्ज को पकड़ सकते हैं। अगर संकेतों की ही बात हो रही है तो डॉक्टर रोहन, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी बीनाई पर भी ये जो शुगर है बहुत ज़्यादा असर डालती है, इसकी क्या वजह है और क्या इसके भी कोई इशारे हमें मिलते हैं कि भाई शुगर हो सकती है अगर हमारी बीनाई कमज़ोर हो रही है? तो जैसे कि कहा गया है डायबिटीज़ खून की नसों को असर करता है, तो आँख का जो पर्दा है उसमें भी बहुत खून की नसें रहती हैं और उस पर डायबिटीज़ का बहुत असर आता है, जिससे रोशनी बहुत कम हो सकती है, इवन ब्लाइंडनेस की तरफ हम जा सकते हैं। अच्छा। और जैसे आपने शुरू में कहा कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है, तो शुरुआत में इस बीमारी का पर्दे पे असर आ भी रहा है अगर मरीज़ को, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो जैसे किडनी में भी है, आई में भी, आँख में भी शुरू में कोई भी सिम्टम नहीं आता है पेशेंट को। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि जैसे अगर 40 साल के बाद अगर आपको शुगर हो रही है तो चाहे आपकी नज़र ठीक भी है तब भी साल में एक बार अपना आँख का पर्दा ज़रूर चेक कराएं। जब आपकी रोशनी कम होने लगेगी तो उसका मतलब है पर्दे का जो सबसे नाजुक हिस्सा है या जहाँ पर सबसे तेज़ तस्वीर बनती है, जो बीच का हिस्सा है, उस पर असर आ गया है। लेकिन वहां तक बीमारी ना पहुंचे, वो तो लेट हो गया, उसके बाद इलाज कुछ हद तक ही संभव है। उससे पहले अगर हम पकड़ पाएं और सही से इलाज कर पाएं तो हम बहुत लोगों की रोशनी बचा सकते हैं। ये आपने लेकिन टेक्निकल बात बताई है बहुत कि आंखों के पर्दा जो है उस पर असर डालता है, वहाँ की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। लेकिन जो आम आदमी है वो इसे कैसे समझे, जो डायबिटिक है लेकिन नॉलेज ज़्यादा नहीं है, वो कैसे समझे कि हमारी आंख अफेक्टेड हो रही है, वो बताइएगा डॉक्टर साहब यहाँ पर। तो पहला वही है कि आम आदमी को ज़रूरी नहीं है कुछ पता चले, जब तक पता चले वो बहुत लेट है। नहीं, कुछ आम साइन हो, उसे धुंधला दिख रहा है, उसको आंख खोलने के बाद एकदम नजर नहीं आ रहा है, धीरे धीरे उसको धुंधला नजर आ रहा है, ये सब चीजें कुछ ऐसे साइन। तो यही मिसकंसेप्शन है, इसका वेट नहीं करना है, वेट ही नहीं करना है। जिसको 40 साल के बाद डायबिटीज हो गई है उसको साल में एक बार अपनी आंख का पर्दा जरूर चेक कराना है। जी जी। और ये सब नहीं करा सकते
ये भी हमारे देश के लिए प्रॉब्लम है। इतनी बड़ी जनता है, इतनी जनसंख्या है, तो उसके लिए हमारे यहाँ पर बहुत रिसर्च चल रही है, बहुत काम चल रहा है। कुछ हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग किसी तरह आंख के पर्दे की फोटो खींचें, टेली ऑप्थेल्मोलॉजी, टेली मीडियम से उसके स्पेशलिस्ट के पास फोटो पहुंचाई जाए, दूर बैठे लोग उसको देख के आपको बता सके कि आपको असर आ रहा है कि नहीं। इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी काम हो रहा है कि वही कुल मिलाकर उसे एक्सपर्ट के पास जाना ही पड़ेगा और अपना सारी चीजें दिखानी पड़ेगी। डॉक्टर यशदीप, मैं आपके पास आऊंगा, यहाँ पर डायबिटीज के बारे में जानना चाहूंगा, कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जो डायबिटीज होने पर किसी भी इंसान को महसूस हो सकते हैं, क्या सिम्टम आम हैं, वो उसके बारे में बताइए। सो बेसिकली डायबिटीज़ के जब हम सिम्टम्स डिवाइड करते हैं या उसको विभाजित करते हैं तो उसको 3 कैटेगरीज में रखते हैं। एक तो जो शुगर बढ़ने की वजह से सिम्टम आता है, जब शुगर बढ़ता है तो वो पेशाब के रास्ते निकलता है। जब पेशाब के रास्ते वो निकल रहा होता है तो उसके साथ पानी लेके, जैसे मान लो कि पेशाब ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। जब पानी की कमी होती है तो प्यास ज़्यादा लगती है। जब पेशाब के रास्ते कई इंपॉर्टेंट कण है वो भी लॉस होते हैं, मतलब वो भी निकल रहे होते हैं, जिसकी वजह से शरीर में कमजोरी आने लग जाती है, वजन कम होने लग जाता है। तो ये हाई ब्लड शुगर के कुछ शुरुआती सिम्टम्स होते हैं। फिर दूसरा, जो कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो इमरजेंसी में या रूटीन ओपीडीज में इन्फेक्शंस के साथ आ जाते हैं। जैसे आपने दिखाया वीडियो में कि कोई कट लगा, वो नहीं भरा, जख्म ठीक से नहीं हील हो रहा है, तो वो भी उसका एक सिम्टम हो सकता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम। सो इन्फेक्शन या कोई वुंड है वो नहीं हील हो रहा है। तीसरे प्रकार के जो सिम्टम्स रहते हैं वो इस तरह के भी हो सकते हैं कि कई पेशेंट सीधा, मतलब जैसे अटैक के साथ प्रेजेंट करते हैं, अधरंग के साथ या हार्ट अटैक के साथ। तो जब उसका शुगर चेक किया जाए तो तब उनको, कई लोगों को शुगर निकलता, तो तकरीबन 1 से 25% पेशेंट इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस में भी डायरेक्टली प्रेजेंट करते हैं। अब इनका जो निचोड़ है, जो मतलब कि हमें मैसेज जो एक सबको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें सिम्टम्स की वेट नहीं करनी चाहिए चेक करने के लिए, क्योंकि जो सिम्टम्स आते हैं वो बहुत लेट स्टेज पे सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। तो मतलब हमने काफी समय, कहते हैं कि जब सिम्टम्स आते हैं तो तकरीबन हम 4 से 7 साल गवा चुके होते हैं। तो हमें रूटीनली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस हैं उसका ये है कि 30 साल से ऊपर हर आदमी को साल में एक बार शुगर जरूर चेक कराना चाहिए। सिम्टम्स के पे भरोसे नहीं रहना चाहिए कि हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसलिए हम टेस्ट नहीं कराएंगे। 30 साल के ऊपर हर साल एक बार फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज जरूर चेक करवाएं। क्या खाली फास्टिंग कराने से ही पता चल जाएगा या कुछ और टेस्ट ऐसे हैं जिनको कराने की ज्यादा जरूरत है, डॉक्टर यशदीप? सो इसमें टेस्ट जो इसके डायबिटीज़ के लिए डायग्नोसिस के लिए यूज़ करते हैं वो 4 हिस्सों में आते हैं। जी बताएं। फास्टिंग शुगर मैंने इसलिए बताया क्योंकि फास्टिंग शुगर इजीली अवेलेबल है, 5-10 मिनट में आप टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सस्ता टेस्ट है कंपैरेटिवली अदर टेस्टों के मुकाबले। फिर हमारे पास A1C टेस्ट है, वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, बट वो आप किसी भी समय जाके अपना A1C टेस्ट करा सकते हैं। तीसरा टेस्ट वो स्पेसिफिक सिचुएशंस में कराते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें पेशेंट 75 ग्राम ग्लूकोज लेते हैं, फिर 2 घंटे बाद हम देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, 200 से ऊपर आता है तो फिर उसमें डायबिटीज मानते हैं। वो किसी किसी सेंसिटिव केसेस में कराते हैं, हर केसेस में वो जरूरी नहीं होता है। और कई बार जैसे पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो आपके पास ये चीजें करवाने के लिए शायद नहीं होती, तो फिर रैंडम ब्लड ग्लूकोज कहते हैं। यदि उस टाइम 200 से ऊपर आता है और पेशेंट को सिम्टम्स है तब भी उसको कहते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज है। तो ये 4 प्रकार के टेस्ट डायबिटीज के लिए यूज किए जाते हैं। एक चीज और देखने में है डॉक्टर यशदीप, हमने देखा है कि कुछ लोगों की फास्टिंग ठीक नहीं आती है, वो 126 से ऊपर चली जाती है, उनका A1C ठीक रहता है, उनकी जो रैंडम शुगर है वो ठीक रहती है। ऐसे पेशेंट्स के लिए, या ऐसे, मैं कहूँगा पेशेंट नहीं कहूँगा उन्हें, ऐसे लोगों के लिए आप किस तरह की एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, जो टेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में हर टेस्ट पॉजिटिव आना जरूरी है। राइट, वो डिपेंड करता है कि आपका शरीर का बनतर कैसा है। तभी हम कहते हैं कि कईयों में सेंसिटिव केसेस में हम 2 घंटे वाला करवाते हैं, क्योंकि उसमें फास्टिंग नॉर्मल हो सकता है, A1C नॉर्मल हो सकता है। राइट, किसी पेशेंट्स में फास्टिंग प्रीडोमिनेंटली खराब होता है, बाकी टेस्ट नॉर्मल हो सकते हैं। पर यह है कि हर टेस्ट की जो क्षमता है वो 50 से 80% तक के मरीज एक टेस्ट पकड़ सकता है। तो उसमें ये रहता है कि कोई भी टेस्ट यदि अब नॉर्मल आता है तो वो इंडिकेट करता है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है और डॉक्टर से हमें कंसल्टेशन सीख करना है कि उसके लिए, उस स्टेज के लिए क्या एप्रोप्रिएट एडवाइस हमें फॉलो करना है। एक्सपर्ट के पास जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है और तभी कोई राय कायम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें एक्सपर्ट का क्या रहता है कि डायबिटीज एक हिस्सा है। डायबिटीज के साथ आपको हाइपरटेंशन निकल सकता है, डिसलिपिडीमिया जो चर्बी बड़ी होती है वो निकल आ सकती है। तो कई चीजें हैं जो मतलब एक्सपर्ट देखेगा तो उस हिसाब से आपको एक टेस्ट का पैनल एडवाइस कर सकता है कि अधिकतर हो चीजें पता लग जाए। ओके, राइट।
अच्छा डॉक्टर महाजन, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि अक्सर कुछ मरीज़ होते हैं, उनका जो ब्लड शुगर का लेवल होता है कभी अप जाता है, कभी डाउन जाता है, एक स्टेबल नहीं रहता है, तो ऐसे में हमें कब मतलब ये सोचना चाहिए कि अब किडनी पर असर आ सकता है, तो हमें फ़ौरन से टेस्ट कराने की ज़रूरत है? देखिए, जैसे मैंने बताया, जिसको भी डायबिटीज़ है उसको समय के साथ साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन, किडनी उनमें से एक प्रमुख कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उनको रेगुलर टेस्ट करवाना हर कॉम्प्लिकेशन के लिए, जैसे डॉक्टर चावला ने आंखों के लिए, आंखों के पर्दे के लिए बताया, मैंने यूरिन की जांच बताई। आसान जांचें हैं, इजीली अवेलेबल हैं, यूरिन की जांच करवा के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट आनी चालू हुई है या नहीं हुई। कुछ और संकेत जो आपको बता सकते हैं कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, वो है ब्लड प्रेशर का ज़्यादा होना। अच्छा। क्योंकि जब किडनी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो ज़्यादातर मरीजों में ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लग जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के और कारण भी हो सकते हैं, बट अगर पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल था और अभी हाल ही में बढ़ना चालू हुआ है तो तब भी किडनी का पैनल टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ संकेत हैं, बट ज़्यादातर डायबिटीज़, आप ही ने शुरू में बताया कि साइलेंट किलर है, सिम्टम्स नहीं देता, कोई जानकारी, कोई आहट नहीं देता। जांच करा के ही आप इसके बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो रेगुलर, अगर आपके हाई रिस्क प्रोफाइल है, फैमिली में शुगर की परेशानी है, मोटापा है, आपका कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वज़न कम हो रहा है, भूख ज़्यादा लग रही है, फिर भी वज़न कम हो रहा है, तो कुछ संकेत ऐसे हैं जिनमें आपको रेगुलरली टेस्ट तभी करा लेना चाहिए। और कुछ अगर सिम्टम नहीं भी है लेकिन हाई रिस्क प्रोफाइल है, तब भी आपको एनुअली हर साल अपना टेस्ट करा लेना चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर हाई रिस्क प्रोफाइल है तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप वक्तन फ़वक्तन अपने टेस्ट करवाते रहें। अच्छा डॉक्टर रोहन, अगर आपके पास आए और बीनाई की बात करें, हमने सुना है कि अगर शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बीनाई जो है, आँखों की रोशनी जो है वो भी जा सकती है, तो ये कितना सही है और किस लेवल पर ये चीज़ होती है? तो ये बिल्कुल सही है, और जैसे डॉक्टर संदीप ने भी पहले आपको बोला कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जितना शुगर 4 साल की शुगर है, 5 साल की शुगर है, तो जितना लंबा होता है उससे और भी आंखों पे असर आने का चांस बढ़ता चला जाता है। और आंखों के पर्दे पे जब असर आए, आंखों के पर्दे में सूजन आ जाए या कभी कभी उसमें ब्लीडिंग का भी रिस्क होता है, तो ये होने पर काफ़ी हद तक रोशनी जा सकती है। तो इसका बचाव हमें बहुत शुरू में ही करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, हर साल चेक कराएं, और जब भी हम इसको जल्द पकड़ सकते हैं तो उसका इलाज भी आजकल संभव है। काफ़ी हमारे पास इलाज की अपॉर्चुनिटी है। हम इसको कुछ लेज़र से ट्रीट कर सकते हैं, कुछ इंजेक्शन लगा के ट्रीट कर सकते हैं। जो केस एडवांस हो जाते हैं उसमें कभी कभी सर्जरी भी कर सकते हैं, और ये खून को आँख से निकाला जा सकता है, पर्दे को वापस अपनी जगह सेट किया जा सकता है। पर इस सब चीज़ों पे ना पहुँचे, पहले ही जब बीमारी बहुत कम हो उसी तरफ कंट्रोल करें तो बहुत उससे आपकी रोशनी बचाई जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी नौबत ही क्यों आने दें, इतनी देरी ही क्यों करें कि कोई भी मर्ज हम पर इतना ज़्यादा हावी हो जाए कि हमारी जान पर भी बनाए। अच्छा डॉक्टर यशदीप, मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने अक्सर देखा है और सुना भी है। अच्छा, इससे पहले कि मैं एक सवाल आपसे करूँ, एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। जी जी, आपका नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सलमान हैदर, पटना। जी सलमान, बताइए जी, अपना सवाल पूछिए सलमान। काफी शोर आ रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा था, मुझे करीब 4 साल से डायबिटीज है जी, और मेटफॉर्मिन मैं ले रहा हूँ 500 mg सुबह और शाम, ग्लिम्पेराइड 1 mg की ले रहा हूँ। तो लेकिन बॉर्डर लाइन पर अभी भी रहता है, फुली कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। अच्छा जी, तो आपको मतलब क्या आगे क्या करना चाहिए, ये सवाल आप करना चाह रहे हैं? जी जी जी, जी, मुझे मेटफॉर्मिन से कोई साइड इफेक्ट हैं जो और दूसरे आज़ा को नुकसान पहुंचा सकते हैं? जी 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 जी, मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट्स पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर यशदीप, आप बताएं। ये मेटफॉर्मिन के जब आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो यूजली हम पेट के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा लेके चलते हैं। यदि मान लो कि गैस ज़्यादा बन रहा है, पेट में दर्द रहता है, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ रहता है, तो मतलब कई बार मेटफॉर्मिन की डोज कम करने से वो सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। यदि इस प्रकार के सिम्टम्स नहीं है तो कई हो सकता है कि वो जो कारण है डायरेक्टली मेटफॉर्मिन से ना जुड़ा हो।
जो आपकी दूसरा पहलू था सवाल का, वो ये था कि जैसे आप 2 टैबलेट्स ले रहे हैं, 2 प्रकार की टैबलेट्स, फिर भी आपका शुगर नियंत्रण में नहीं है, इसके लिए फिर परामर्श करना जरूरी है। आप अपने जो आपके डॉक्टर हैं उनसे आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि फिर यदि 2 ड्रग से नहीं कंट्रोल होता तो हमारे पास तीसरा और चौथा ड्रग भी रहता है जो पेशेंट्स को डाल के उसको कंट्रोल किया जा सकता है। पर उससे पहले ये भी जरूरी है, 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि डाइट आपकी ठीक होनी चाहिए, एक्टिविटी आपकी पूरी होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपका फिजिकल एक्टिविटी रहना चाहिए, और आपका ड्रग का कंप्लायंस बिल्कुल ठीक रहना चाहिए कि जो भी आपको ड्रग्स जिस मात्रा में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया आप उसी मात्रा में उसको हर दिन आप ले रहे हैं। यदि ये सब चीज़ें ठीक है तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाके अपनी दवाई एडजस्ट करवाना चाहिए। जी बिल्कुल सही सलमान। डॉक्टर यशदीप आपसे यही कहना चाहते हैं कि एक तो आप अपनी दवा की मकदार पे नज़र रखें, क्या डोज आप ले रहे हैं, अगर उस डोज से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाइए। इसके साथ साथ आप रोज़मर्रा में क्या गलतियां कर रहे हैं, खान पान में क्या हो रहा है या वर्जिश सही नहीं कर रहे हैं, इन सब पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी, यहाँ पर डॉक्टर संदीप महाजन आपके पास आना चाहूँगा मैं। हम ये मान लेते हैं कि डायबिटीज़ हो गई है, अब हम डायबिटिक हैं और किडनी भी बचानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कि हम दवाई भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, क्या फिर भी डरने की ज़रूरत है, या क्या चीज़ें होनी चाहिए लाइफ में इसके अलावा? देखिए, डायबिटीज़ की कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम उसका शुगर अच्छा कंट्रोल करके रखेंगे तो हर कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो आंखें हो, ये बहुत अच्छी बात, चाहे वो हार्ट की हो। ओके, तो इस मर्ज के साथ अगर हम अच्छा टाइट कंट्रोल रखें, अपनी बाकी प्रोफाइल भी ठीक रखें, जैसे आपने वर्जिश बताया, मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा, तंबाकू का सेवन एक बहुत कॉमन गलती है जो काफ़ी लोग करते हैं। अल्कोहल शुगर का लेवल बढ़ा सकता है बट और लीवर में दिक्कत कर सकता है, बट ज़्यादातर जो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो हार्ट की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे दिमाग के नस बंद होने की हो, ये सब तंबाकू और स्मोकिंग से रिलेटेड है। कई बार हम तंबाकू पे ही बात छोड़ देते हैं, स्मोकिंग पे बात छोड़ देते हैं, गुटखा खाना भी उससे ज़्यादा खतरनाक है। गुटखा खाना, तो तंबाकू में कई लोग गुटखा नहीं जोड़ते, उसे बीड़ी सिगरेट ही सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें, इन सब का सेवन करना, अगर हमारी शुगर अच्छी कंट्रोल है तब भी, अगर हम इन सब चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों का रिस्क फिर ज़्यादा हो जाता है। तो हम समझे कैसे कि शुगर हमारी कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है? वो क्या रीडिंग होगी? आप क्या एक किडनी नेफ्रोलॉजिस्ट होने के नाते आप कैसे बताना चाहेंगे ये चीज़? देखिए, ब्लड शुगर रेगुलर मापते रहना एक तरीका है जानने का। 3 महीने में शुगर कैसी रही, इसका लेवल HbA1c से कितना होना सही है किडनी के लिए, और कितना अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन के लिए अगर हम HbA1c 7 तक रख लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन के रेट कम हो जाते हैं। 7 से 7.5 तक हम एक्सेप्टेबल मान लेते हैं जी, और 7.5 से ऊपर हम चाहेंगे कि और बेहतर कंट्रोल हो, और बेहतर करने की जरूरत है। तो शुगर कंट्रोल करना एक एस्पेक्ट है, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल, तंबाकू से दूर रहना दूसरी चीज है। तीसरी, जैसे डॉक्टर यशदीप ने बताया, चर्बी की मात्रा ज्यादा होना। तो अगर ब्लड में चर्बी की मात्रा ज्यादा है, जो काफी डायबिटिक पेशेंट्स में हो सकती है, तो उसके लिए दवाई लेना वो भी एक अहम हिस्सा है जी। और चौथा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। तो अगर आपको डायबिटीज के साथ ब्लड प्रेशर है तो सारी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। जैसे मैंने कहा, किडनी अर्ली इन्वॉल्वमेंट भी ब्लड प्रेशर का एक कारण हो सकती है, बट बाकी कारण भी हो सकते हैं, और हो सकता है दोनों में आपस में एक कारण ना हो। डायबिटीज भी आपको हो सकता है, ऐसा नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा। 30% को डायबिटीज। साहब, एक कॉल आ गई है, उसे ले लेते हैं। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स आप बता रहे हैं, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है। हेलो जी, हेलो हेलो जी, बताइए प्लीज। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, बताएं सर। सर, मैं ये पूछ रहा था कि डायबिटीज की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है जी, ब्लड प्रेशर है, तो उसमें क्या करना चाहिए हमें? ओके। कहाँ से बोल रहे हैं आप, और कितनी उम्र है पेशेंट की, ये ऐसी नॉलेज हासिल करना चाह रहे हैं? 50 एज है आपकी। आपको है ब्लड प्रेशर या शुगर? जी, आपको शुगर ब्लड प्रेशर है क्या? मेरे परिवार में मेरे चाचा है, उनको जो ये प्रॉब्लम है। अच्छा, उनके लिए सवाल पूछना है जिनकी आयु 50 साल है, जिनकी उम्र 50 साल है। 50 साल की उम्र है। ओके। उनको डायबिटीज भी है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम। जी, आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर संदीप महाजन। चलिए, अभी हम संजोग से यही बात कर रहे थे। जी। तो जैसे मैंने कहा, डायबिटीज में ब्लड प्रेशर होना कोई
ऐसा नहीं कि अनहोनी बात है। Okay. जिसको डायबिटीज है उसको ब्लड प्रेशर वैसे ही हो सकता है, लेकिन किडनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी डायबिटीज में ब्लड प्रेशर हो सकता है। Okay. तो सबसे पहले तो यूरिन की, जैसे मैंने कहा, जांच करवानी है देखने के लिए कि किडनी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है या नहीं हो रही, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। Okay. और दूसरा, कुछ खास किस्म की दवाइयां हैं जो हम डायबिटीज में प्रेफर करते हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए। Okay. तो तमाम किस्म की दवाइयां हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं, बट कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो किडनी के लिए और हार्ट के लिए डायबिटीज पेशेंट में फ़ायदा करती हैं। Okay. तो अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल है तो प्रेफरेबली पहले उन दवाइयों से करने की कोशिश करते हैं। जी। तो अपने चिकित्सक से, अपने फिजिशियन से मिलें ताकि वो उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ चालू कर पाए। और तीसरा, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल करना है। हम लोगों की धारणा है कि मैंने ब्लड प्रेशर लिया, ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो ये बीमारी खत्म हो गई। सोच है, बहुत ही नुकसान होता है इससे। डॉक्टर साहब इसके बारे में जरा सा बताइए। ये देखा जाता है, डायबिटीज में भी देखा जाता है और बीपी में भी देखा जाता है। बिल्कुल, हर सही आई और दवाई छूटी। हर क्रॉनिक बीमारी में लोगों की यही धारणा रहती है जी। कि ये तो मुझे आ गई थी, मैंने दवाई खा ली, और जैसे कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया की आई, मैंने दवाई खा ली, बीमारी ठीक हो गई तो मैं दवाई भी बंद कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। ये बीमारियां, आपने अपने शुरू के इंट्रोडक्शन में ही बताया, ये बीमारियां ऐसी हैं जो ताउम्र आपके साथ रहती है। उम्मीद है हमारी जो एक्सपर्ट ने आपको बातें बताई हैं, ये सभी बातें आप समझ गए होंगे और इन बातों का खास ख्याल रखेंगे। और रही बात ये जो आपने बीपी की और शुगर की पूछी है, डॉक्टर साहब ने यही कहा है कि इसमें आप अपने फिजिशियन को दिखाइए, क्योंकि बिना फिजिशियन के एडवाइस के कुछ भी करना खतरे से खाली नहीं है। बहुत सी बार लोग दवाई छोड़ देते हैं, बहुत सी बार लोग दवाई को ज़्यादा ले लेते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में नुकसान पेशेंट का है। फिजिशियन से मिलिए और इलाज करिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर महाजन। ये भी बहुत अपने अच्छा बात कही कि मतलब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि दवाई स्किप करने लगते हैं कि अब हम तो ठीक हो गए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ जो बीमारियां हैं वो ताउम्र हमारे साथ रहती हैं, उनका इलाज हमें साथ के साथ करना पड़ेगा ही। अच्छा, मैं डॉक्टर रोहन आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने ये देखा है कि ये बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो इंटरकनेक्टेड भी होते हैं, एक का असर दूसरे पर ज़रूर नुमायाँ होता है। तो जैसे कि अभी डॉक्टर महाजन ने कहा भी कि हाई ब्लड प्रेशर अगर है, आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, तो शुगर पे उसके बहुत बुरे असर दिखेंगे। अगर हम बात करें आँखों की, तो अगर हमें शुगर है और हम अपनी आँखों को सेहतमंद रखना चाहते हैं, बीनाई सही रखना चाहते हैं, तो क्या खान पान अपनाने की ज़रूरत है, कैसी ग़िज़ा हम लें? तो जैसे कि कहा गया है, जो आँख पे असर पड़ रहा है वो शुगर से पड़ रहा है। तो ये मरीजों को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बीमारी सिर्फ आँख की नहीं है, ये शुगर से आँख खराब हो रही है। तो आँख का जो भी इलाज चल रहा है वो कराएं ही कराएं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है शुगर कंट्रोल रखना। तो अगर वो शुगर अपनी पूरी अच्छे से कंट्रोल रखेंगे, कई बार हम मरीजों से पूछते हैं क्या आपकी शुगर कंट्रोल है, वो बोलते हैं हाँ हमारी शुगर तो बिल्कुल कंट्रोल है, लेकिन उनसे पूछिए कि इसका लेवल कितना है, मात्रा कितनी है, तो कई बार उन्हें पता ही नहीं होता। 1 महीना पहले कराई थी, 2 महीना पहले कराई थी, या 150 160। तो इसमें मरीजों को अपनी बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और सही से उनको अपनी बीमारी का पता होना चाहिए कि यह सही मात्रा है शुगर की। जितना आप अपनी बीमारी के बारे में जानेंगे उतना आप अपने सारे ऑर्गन्स आँख को मिला के सही रख पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी है शुगर की सही मात्रा। दूसरा, ब्लड प्रेशर भी इस बीमारी को और बढ़ाता है, तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर किडनी खराब हो रही है तो उसका भी आँख पे असर पड़ता है। तो जितना आप किडनी को भी सही रख पाएंगे उतना आँख भी बचा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखिए, शुगर कंट्रोल रखिए, किडनी, चर्बी, कोलेस्ट्रॉल, तो सारी चीज़ें, खून की मात्रा कमी है अगर अनीमिया कहते हैं जिसको, वो भी सही रखें। तो जितना आप ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे उतना आपके सारे शरीर के अंग ठीक रहेंगे, इंक्लूडिंग आँख। राइट। डॉक्टर यशदीप, आपके पास आना चाहूँगा। वक्त की ज़रा सी कमी है, हमारा प्रोग्राम लगभग लास्ट जो वक्त है उसकी तरफ चल पड़ा है। बहुत सी लोगों की एक धारणा, एक सोच होती है कि हमें डायबिटीज़ है, जैसे कि प्री डायबिटिक ही है वो हम कहते हैं, तो उनको डॉक्टर कहता है कि तुम एक्सरसाइज करो। आम आदमी भी एडवाइस देता है कि आप एक्सरसाइज करो, जॉगिंग करो, फिजिकल वर्क करो, कुछ भी करो। तो वो सोचते हैं कि खाली फिजिकल वर्क से वो अपनी डायबिटीज़ ठीक कर लेंगे डायबिटीज़ को। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या फिजिकल वर्क से वो ठीक हो सकती है या उसको दवाई लेनी ही पड़ेगी? दूसरा, इसमें ये भी बताइएगा, जो लोग डायबिटीज़ होने पर या डायबिटीज़ अनकंट्रोल आने पर दवाई शुरू कर देते हैं और बिना डॉक्टर की मर्जी के उसको दवाई को छोड़ भी देते हैं बिना चेक कराए, तो इस दोनों ही कंडीशन में अपनी एडवाइस रखिएगा। ये फरहान बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक बहुत सारे पेशेंट इवन क्लिनिक्स में हम देखते हैं, तो ये बहुत कॉमन पॉइंट है जो पेशेंट्स गड़बड़ करते हैं। जी डॉक्टर।
सो इसमें जो पहला सवाल आपका है कि जैसे हमें डायबिटीज़ का आज की डेट में पता लगा तो हमें क्या करना चाहिए। राइट। सो डाइट और एक्सरसाइज वो तो दो पिलर्स है ही जिसके ऊपर हम बाकी काम करते हैं। राइट। तो आप किसी भी स्टेज में आपको डायबिटीज का पता लगता है, चाहे वो अर्ली स्टेज है, चाहे लेट स्टेज है, चाहे 300 शुगर है, चाहे आपका 140 शुगर है, तो डाइट एंड एक्टिविटी तो फर्स्ट स्टेप रहेगा ही रहेगा। अब हर चीज की एक सीमा होती है। हम ये नहीं मतलब ऐसा है कि हमें आज 400 शुगर हुआ है और हम सोचे कि फिजिकल एक्टिविटी से हमारा नॉर्मल 126 से नीचे आ जाएगा, ये संभव नहीं है। सिमिलरली डाइट की अपनी सीमा है, एक हद तक वो कंट्रोल प्रोवाइड कर सकती है। सो बेसिकली जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो वो देखते हैं कि पेशेंट किस स्टेज पे है। यदि तो पेशेंट अर्ली स्टेज पे है, लगता है कि हाँ डाइट एक्टिविटी उनकी बहुत खराब है और उसको ठीक करने से शुगर ठीक हो सकता है और इतना शुगर नहीं है कि एकदम से पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करे, तो हम यूजली 3 महीने के लिए फिर डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी एडवाइस कर देते हैं अर्ली पेशेंट्स को। पर यदि हमारा शुगर एक हद से ज्यादा है, राइट, जैसे हम मानो कि 200 चल रहा है या इवन 150 से ऊपर चल रहा है, तो उस हद में डाइट एक्टिविटी सफिशिएंट नहीं है। डिपेंडिंग ऑन क्या लेवल है, हमें 1 टैबलेट भी डालना पड़ सकता है, 2 टैबलेट भी डालना पड़ सकता है, और कई बार ऐसी स्टेज होती है कि हमें शुरुआती तौर पे इंसुलिन भी डालना पड़ सकता है। तो कहना ये मतलब इन नटशेल यदि हम इसको समराइज करें कि डॉक्टर इज अ बेस्ट जज टू डिसाइड कि आपको किस लेवल की मेडिकेशन और किस लेवल का डाइट एक्टिविटी। एक बात हो रही है, अभी हमारे पास ऊपर फोन आया है, वो एक कोई कॉलर है, वो पूछ रहा है कि सही रेंज क्या होनी चाहिए डायबिटीज की। जरा हमारे प्रोग्राम देखने वालों को आप ये बताइए कि फास्टिंग कितनी होनी चाहिए, रैंडम कितनी होनी चाहिए और 1AC कितना होना चाहिए। जब डायबिटीज की हम एक कॉमन लेवल्स लेके चलते हैं तो फास्टिंग 130 से नीचे रहना चाहिए, 130 से नीचे। और 2 घंटे का जब आप शुगर चेक करते हैं, जो मेडिकेशंस और खाने के बाद हम 2 घंटे का करवाते हैं, वो 180 से नीचे रहना चाहिए। एंड A1 से जब आप करवाते हैं तो 7% से नीचे रहना चाहिए। ओके ओके ओके, ये तीनों बातें आपने यहाँ पर बताई। एक असल में कॉल भी आ गई है, हम कॉल ले लेते हैं यहाँ पर। डॉक्टर यशदीप, हेलो 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 जी, बताएं सर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बागपत से बात कर रहा हूँ। बागपत से बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। एज क्या है आपकी, उम्र कितनी है? 40 ईयर ओल्ड हूँ। 40। अच्छा, क्या सवाल है आपका, बताइए। सर पहले तो मैं डीडी उर्दू का इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि आपने ये इस तरह का प्रोग्राम। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कॉल करने के लिए। जी जी, बताइए अपना सवाल। सर एक्चुअली जो है ना, मैंने टेस्ट करा था डायबिटीज का जी, तो उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपका जो है ना ये बढ़ा हुआ है, आपका जो यूरिन वो है, रेंज है उसकी, या कौन सा टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं आप? सर एक्चुअली मुझे डायबिटीज का मैंने टेस्ट कराया था। कितनी आई थी आपकी डायबिटीज? सॉरी, आपकी डायबिटीज कितनी आई थी उसमें टेस्ट में? वो तो सर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। अच्छा, डॉक्टर ने आपको क्या एडवाइस किया था? उन्होंने मुझे कहा था कि आपका मतलब बढ़ा हुआ है, आपका थोड़ा बढ़ी हुई है। ओके ओके जी 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 जी, 40 उम्र है आपकी और थोड़ी बढ़ी हुई है। जी जी जी। फिर उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी जी, फिर मैंने दोबारा टेस्ट कराया, फिर वो उन्होंने बताया कि अब आपका नॉर्मल है। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर उसके बाद में मुझे बार बार यूरिन जाना पड़ता है। तो क्या मुझे फिर से मतलब क्या ये बढ़ा हुआ है, क्या है, वो जानना चाह रहा था सर मैं। ओके 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 ओके, इसका मैं दोनों ही डॉक्टर से आंसर लेना चाहूंगा। डॉक्टर यशदीप, पहले आप बताइए कि आपके क्या एडवाइस रहेगी इसमें? पहली चीज तो ये हो सकता है कि जो आपका परसेप्शन है कि ये नॉर्मल है और डॉक्टर का परसेप्शन अलग हो सकता है। जो आपके लिए नॉर्मल है वो एक्चुअली नॉर्मल हो सकता ना हो। ओके। दूसरा ये है कि जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं जिनमें शुगर ज्यादा होता है तो कई बार यूरिन इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस रहते हैं, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स बार बार पेशाब आना वो भी लग सकते हैं। तो वो आप सलाह लेंगे तो आपको हो सकता है कुछ एडिशनल टेस्ट बताएं जिससे ये जो आपका रोग है उसका समाधान हो सके। जी, डॉक्टर महाजन कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, डॉक्टर यशदीप ने पूरा बता दिया है। बस मैं यही जानना चाहूंगा, इन्होंने दवाई तो नहीं बंद कर दी ये सोच के कि इनकी शुगर ठीक हो गई है? दवाई बंद नहीं करनी है। अगर आप हमारे प्रोग्राम को इस समय देख रहे हैं, आप या फोन पर आप कनेक्ट हैं, डॉक्टर महाजन ने बताया कि दवाई नहीं छोड़नी, दवाई लेते रहना, चाहे शुगर नॉर्मल आ गई। हम पहले भी यही बात कर रहे थे, ये बीमारी ताउम्र रहती है, आपको दवाई लेनी ही लेनी है। जी जी, अगर शुगर नॉर्मल आ गई है तो दवाई की वजह से है, तो आप प्लीज दवाई लेते रहें। दवाई नहीं छोड़नी है और एक्सपर्ट के टच में रहना है, तभी आप ठीक रह पाएंगे। और कॉल करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। डॉक्टर यशदीप, वक्त की कमी है, मैं लास्ट आपसे कुछ सवालात बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछना चाहूँगा यहाँ पर।
एक सोच ये भी है कि अगर हम कुछ मेहनत करें, दवाई करें या वो चीज़ें सभी करें जो डॉक्टर एक बता रहा है डायबिटीज़ वाले को, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है डायबिटीज़? ऐसा है, किन हालात में हो सकती है, किस तरह की रेंज आएगी और उसमें किस तरह के हालात रहेंगे? इसमें क्या रहता है कि यदि आपका डायबिटीज अर्ली स्टेज में है, जी, कितना अर्ली स्टेज में, मतलब जैसे हम 126 कहते हैं कि उसके ऊपर हम डायबिटीज बोल रहे हैं, तो 126 से आप 150 लगा के चल लीजिए। तो यदि आपका अर्ली स्टेज में है, आपका वेट ज़्यादा है, आपका डाइट एक्टिविटी ठीक नहीं है, और यदि आप वजन को कम करते हैं, अपना डाइट एक्टिविटी सुधारते हैं, तो आपका रिवर्स होने के पूरे चांसेस हैं। रिवर्स होने के चांसेस, अगर आप डाइट सही रख रहे हैं, अपनी और लाइफस्टाइल एंड वेट कम करते हैं, यदि तो होने का एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी बात भी सुन लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ, ये आपकी नहीं आ रही। जी जी, आपका नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? अशोक कुमार देन, जयपुर से। जयपुर से। 80% डैमेज हो गया, कम्युनिटी इफेक्ट ऑफ बीपी, शुगर एंड थायराइड। अच्छा, नॉर्मल डॉक्टर कुड नॉट रिकॉग्नाइज आई एम सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज जी, एंड 80% हार्ट डिजीज हो गया। मुझे एडवाइस दीजिए कैसे जीवन शैली जीऊं। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र 80 बताइए। जी जी जी, इनको शुगर, क्वालिटी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो उसके लिए किस तरह की एडवाइस रहेगी? ब्लड शुगर और थायराइड। यशदीप में, डॉक्टर यशदीप आपसे ही जानना चाहेंगे। सो इसमें जैसे 80 इयर्स का है, तो उसमें हम क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छा इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो पहले मैंने जैसे एक बताया था कि A1C हम 7% लेके चलते हैं या फास्टिंग 130 लेके चलते हैं। तो कई बार क्या होता है कि यंग पेशेंट में हमें उसकी टैबलेट्स काफ़ी बढ़ानी पड़ती है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। वेयरएज ऑन द अदर हैंड की मतलब जैसे कोई बड़ी उम्र के पेशेंट आते हैं, तो हम देखते हैं उनका कितना पिल बर्डन है। यदि मान लो हम किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, तो टारगेट थोड़े से रिलैक्स करने पड़ते हैं कि उनको दवाइयों की वजह से एडिशनल प्रॉब्लम ना आए। तो इसमें बेस्ट यही रहता है कि जिस तरह की आपको प्रॉब्लम है उस एज में, उस डॉक्टर से आप कंसर्न कीजिए, अपनी पूरी बात सामने रखिए, तो डॉक्टर आपकी बात समझ के, आपके विचार लेके आपको अच्छा सुझाव दे पाए। तो इन जनरल यूजली बुजुर्गों में मतलब पिल बर्डन थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। जी जी, बुजुर्गों में पिल बर्डन कम करने की कोशिश करते हैं। आप जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल, अपना खान पान, उसी तर्ज पर आप चलिए, तभी आप बिल्कुल सही और सेहतमंद रह सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ डॉक्टर यशदीप, मैं आपसे एक मैसेज, एक पैगाम चाहूँगी हमारे नाजरीन को, आप क्या कहना चाहेंगे, ख़ासतौर से वो जो डायबिटीज़ के मर्ज से जूझ रहे हैं? इसमें मैं आपको 7 सिंपल चीज़ें जो डायबिटीज़ वालों को हम समझाते हैं। एक होता है असेसमेंट, अपना रेगुलर असेसमेंट करवाइए आप। साल में यूजली एक बार सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी होते हैं डायबिटीज़ में। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, डायबिटीज़ के अलावा कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखिए, डाइट और एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे तो कई रोगों में आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। अपने गोल्स डॉक्टर से समझिए कि आपकी एज और आपकी कंडीशन के हिसाब से आपके क्या टारगेट्स बनेंगे। फैमिली की सपोर्ट जरूर लीजिए, बिकॉज फैमिली सपोर्ट डायबिटीज़ में बहुत ज़रूरी है। और कभी भी आप सिर्फ अपना इलाज अपने तक सीमित मत रखिए। 3-3 महीने में डायबिटीज़ के पेशेंट को डॉक्टर से परामर्श करना बहुत ज़रूरी है कि वो आपको, आपकी सेहत को ऑप्टिमाइज़ कर सके। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपना इलाज अपने तक सीमित ना रखें, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर महाजन, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से सबसे जो ज़रूरी मैसेज है वो यही है कि किडनी खराब होने का एक प्रमुख कारण डायबिटीज़ है। अगर हम डायबिटीज़ है हमें, या हमारे परिवार में किसी को डायबिटीज़ हो, किडनी डिजीज़ रहा है, तो हमें इसके ऊपर जागरूक होना चाहिए। सिंपल टेस्ट हैं जो करवाने हैं, पेशाब की एक जांच करवानी है, यूरिन के साथ साथ कुछ ब्लड की जांच करवानी है। जैसे डॉक्टर यशदीप ने कहा, अगर हम सालाना ये कराते रहे तो हम बीमारी को बिगड़ने से पहले पकड़ सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और वापसी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये ना समझे कि हमें कोई सिम्टम नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है तो हमारे गुर्दे ठीक है, ऐसा नहीं होता। रेगुलर जांच करा के अपनी किडनी के बारे में जागरूक रहिए। जी, जागरूक रहें, रेगुलर जांच कराएं। डॉक्टर रोहन, आप क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे देश में 50 साल से ज़्यादा उम्र में रोशनी कम होने का सफ़ेद मोतिया को छोड़कर डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है जी। तो इसलिए जैसे पहले कहा गया है, अगर आपको कोई परेशानी आंखों की नहीं है, तब भी अगर डायबिटीज़ है तो साल में एक बार अपने आँख के पर्दे की जांच ज़रूर कराएं। और अगर कोई सिम्टम शुरू हो जाता है, जैसे कोई रोशनी कम होना, धुंधलापन आना, तब तो बहुत जल्द आँख के स्पेशलिस्ट को जाके चेक कराइए, जिससे जल्द से जल्द आपका इलाज शुरू हो सके।
साथ में आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करने की भी सही सलाह दी जा सके एंड रोशनी आपकी बचाई जा सके। जी, आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी यहाँ पर डॉक्टर रोहन। अब हम तीनों ही एक्सपर्ट्स की बात को ज़रा सा यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। आज के प्रोग्राम में डायबिटीज़ के जो असरात पड़ते हैं, बुरे असरात पड़ते हैं बॉडी पर, उस पर बात की गई और तीनों एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर उसके बारे में बताया। डॉक्टर जशदीप ने बताया कि कुछ बातें जो बताई हैं कि अपनी डायबिटीज़ को एक तो एग्ज़ामिन कीजिए, देखिए आपकी कितनी डायबिटीज़ आ रही है, 3 महीने में, साल में चेकअप कराइए, 6 महीने में कराइए, और जो बात डॉक्टर कहता है उन बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखिए। अगर आप इन बातों का खास ख्याल रखेंगे तो आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल तो रहेगी, साथ ही आपके जो ऑर्गन है वो भी सेफ़ रहेंगे। डॉक्टर संदीप महाजन जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एम्स नई दिल्ली में, उन्होंने बताया कि जो आपकी किडनी है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो कह रहे हैं कि हम जो देखते हैं हमारे जो डिपार्टमेंट में पेशेंट्स आते हैं वो डायबिटीज़ वाले मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं जिनकी किडनी पर असर डायबिटीज़ के बाद पड़ता है। उन्होंने कहा अपनी किडनी का ख़ास ख्याल रखिए, और ख़ास ख्याल रखने का जो तरीक़ा है वो क्या है, उन्होंने बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में यहाँ पर बताया कि अपने यूरिन की जांच कराएं, अपने ब्लड की जांच कराएं, और जो भी डॉक्टर कह रहा है आपका उनका ख़ास ख्याल रखें, तभी आपकी किडनी ठीक रहेगी, आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी और आप सेहतमंद रहेंगे। यहाँ पर जो हमारे आँख के एक्सपर्ट आए हैं डॉक्टर चावला, उन्होंने बताया कि साल में एक बार अगर आप डायबिटिक हैं तो आँख के पर्दे की जांच कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आँख के पर्दे की जांच आप इस इंतज़ार में बैठे हैं, इस इंतज़ार में कराएंगे कि आपको धुंधला नज़र आएगा, आपको जब आँख में प्रॉब्लम होगी तब आप जांच कराएंगे, तब देर हो चुकी होगी और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उन्होंने ये भी बताया जो आँख की परेशानी नज़र आती है, आँखों में दिक्कत देखने में आ रही है, वो बहुत हद तक डायबिटीज़ की वजह से ही है। तो दोस्तों, ये जो बातें आज डॉक्टर्स ने बताई हैं, हमारी ये गुजारिश है आपसे, इनका ख़ास ख्याल रखिए ताकि हमारा जो हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम का मकसद है वो पूरा हो सके, हमारा मुल्क सेहतमंद रहे, आप सेहतमंद रहें, हमारा माशरा सेहतमंद रहें और आप हम सभी सेहतमंद रहें। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। जी नाजरीन, हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के ज़रिए हम आपके सवाल सुनते हैं, आपकी सेहत से जुड़े जो तमाम सवाल हैं वो हम तक पहुंचते हैं, उनका वाजिब जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। इसीलिए हम आपसे हमेशा ये भी कहते हैं कि अगर आपके दिल में भी कोई सवाल उठ रहा है किसी भी मर्ज़ से मुतालिक तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellodoctor@gmail.com। इसके साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल जो कि डीडी उर्दू का यूट्यूब चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी के साथ टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए इजाजत, आदाब। आदाब। डायबिटीज जिंदगी भर रहने वाली एक तिब्बी हालत है। डायबिटीज की वजह से गुर्दे मुतासिर होते हैं और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है, फालिज और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। डायबिटीज किसी को भी हो सकती है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इसका खतरा भी बढ़ जाता है। चुस्त तर्ज जिंदगी और मुस्तकिल तौर पर जिस्मानी वर्जिश से डायबिटीज से बचा जा सकता है। मीठे और चिकनाई वाले खानों की जगह फल, सब्जियों और दीगर सेहतमंद ग़िज़ा का ज्यादा इस्तेमाल करें। वजन पर कंट्रोल रखें और कोलेस्ट्रॉल न बढ़ने दें। तंबाकू नोशी से भी परहेज करें।